Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss in the fourth chapter of political science of 10th class the communalism, the second lecture of the communalism, that is what are the various forms which communalism can take into the arena of politics. सियासत में communalism कितने forms इख्तियार कर सकता है, कितने तरीकों से communalism सियासत में ये क्या क्या रंग ला सकता है, कौन सी क्या क्या प्रॉब्लम्स ये कर सकता है, कौन सी शक्लें इख्तियार कर सकता है कम्युनलिज्म जब पॉलिटिक्स में, जब रिलीजन को ड्रैग किया जाए एक्सक्लूसिव एंड पार्टिजन वेज में, तो इसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं। और कम्युनलिज्म जब सियासत में आएगा तो कितनी फॉर्म्स ये इख्तियार कर सकता है। देखिए, जब एक कम्युनल माइंडसेट आता है, जब किसी कम्युनिटी में, किसी शख्स में ये मजहबी तासुब या कम्युनलिज्म का तस्वुर आता है, तो वो क्या करता है, एक है कम्युनलिज्म इन एवरीडे लाइफ, हर एक दिन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ही इज प्रैक्टिसिंग कम्युनल माइंडसेट, ही इज एक्सप्रेसिंग हिज कम्युनल माइंडसेट। वो अपने कम्युनल माइंडसेट को, वो अपने कम्युनल ज़हनियत को डे टू डे लाइफ में एक्सप्रेस करता है। हालांकि कभी कभी वो फिर गैर शऊरी तौर पर, अनकॉन्शियसली, मसलन कोई दुकान पे बैठा है और वहां से कोई किसी दूसरे मजहब का कोई आदमी गुजर गया, तो ही इज रेजिंग हिज आईब्रोज, या उसके पीछे हंसता है, उस पर जोक कसता है, तो ये कम्युनलिज्म इन डे टू डे लाइफ है। प्रिजुडाइस होता है, मसलन प्रिजुडाइस का मतलब यह है कि किसी शख्स को जानने के बगैर उसके मजहब के बुनियाद पर, क्योंकि ये फलानी मजहब के साथ ताल्लुक रखता है, इसमें ये बुराइयां हैं, ये इस किस्म का इंसान है, इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप्स एंड प्रीजुडाइसेस। ठीक, या सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का कांसेप्ट मतलब तस्वुर आता है इसके जहन में कि चूंकि मैं एक मजहब के साथ ताल्लुक, रिलीजियस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखता हूं, मेरा फलानी मजहब है इसलिए मैं सुपीरियर हूं, और दूसरा जो है वो दूसरे मजहब के साथ ताल्लुक रखता है इसलिए वो इंफीरियर है। तो ये माइंडसेट वो अपने डे टू डे लाइफ में वो इसको बसा औकात एक्सप्रेस करता है, या इन लाइन्स पे वो सोचता है। दूसरी बात, जब कम्युनल माइंडसेट किसी के जहन में आता है, जब वो कोई इस कम्युनल माइंडसेट जब किसी में पैदा होता है, तो यहाँ पर दो किस्म की चीजें हो सकती है, दो तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है। मसलन एक मुल्क में दो रिलीजियस कम्युनिटीज रहते हैं, ऑब्वियसली एक रिलीजियस कम्युनिटी, उसके जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से वो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी, और दूसरा माइनॉरिटी कम्युनिटी। मेजॉरिटी कम्युनिटी में ये रिलीजियस माइंडसेट ये तस्वुर देता है कि यू हैव टू डोमिनेट, आपको सियासत में अपनी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट करना है, एंड अदर्स हैव टू बी ओवरशैडोड। जो बाकी मजहबी कम्युनिटीज है उनको यू हैव टू डोमिनेट देम, आप उन पर हुकूमत करेंगे, आप उन पर हुक्म चलाएंगे, यू हैव टू रूल एंड अदर्स हैव टू फॉलो। अच्छा, अगर यही माइंडसेट अब माइनॉरिटी में होगा तो माइनॉरिटी क्या सोचेगी, क्योंकि वी आर नॉट सेफ नाउ, वी आर बीइंग डोमिनेटेड, अब हम पर हुकूमत की जा रही है, हमें कोई, वी आर नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वली इन पॉलिटिक्स, मजहब के नाम पर हमारे लोगों के साथ, मेरे हम मजाहिब लोगों के साथ इंसाफ नहीं बरता जाता है, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, इसलिए हम एक सेपरेट नेशन बनाएंगे। तो उनमें सेपरेटिज्म आता है। इसलिए नेहरू ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म कम्स आउट ऑफ फियर। जब मेजॉरिटी में कम्युनलिज्म आएगा तो माइनॉरिटी में एक खौफ पैदा होगा, और वो खौफ उनको ये सोचने पर मजबूर करेगा दैट वी बिलोंग टू ए डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी, वी मस्ट फॉर्म ए सेपरेट नेशन। तो ये जो सेपरेटिज्म का मसला है, अलग रहने का मसला है, मुल्क को डिवाइड करने का मसला है, ये फिर माइनॉरिटी में तब आता है जब मेजॉरिटी उसको थ्रेट करती है। मेजॉरिटी कम्युनलिज्म के थ्रेट से माइनॉरिटी कम्युनलिज्म जो आता है, दैट कम्स आउट ऑफ फियर। थर्ड इज, जब ये कम्युनल माइंडसेट आता है, फिर ये इनको एक्सप्रेस करवाता है सियासत में।
मजहब के नाम पर सियासत में मोबिलाइजेशन, मजहबी बुनियादों पर सियासी मकासद के लिए मजहबी स्लोगन्स का इस्तेमाल, मजहबी सिंबल्स का इस्तेमाल, मजहबी चीज़ों का इस्तेमाल, मजहबी जज्बात का इस्तेमाल और मजहबी जज्बात को उभारने का काम करते हैं। मजहबी जज्बात को, मिसाल के तौर पर एक कम्युनिटी कहेगी कि वी आर इन डेंजर सो वी मस्ट इंटीग्रेट, और ये सियासत आप देखेंगे कि एक कम्युनिटी कहेगी बाकी कोरिलिजनिस्ट्स को, उनका मकसद होगा कि सियासत में डोमिनेट करना। वो कहेंगे कि चूंकि हमारा रिलीजन खतरे में है, इसलिए अगर हमें अपने रिलीजन को बचाना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट, हमें एकजा होना चाहिए, हमें इंटीग्रेट होना चाहिए, हमें मजबूत होना चाहिए। तो इन चीजों का वो इस्तेमाल करेंगे, और ये हम आम तौर पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखते हैं, जहां पर वोट का मसला होता है। हर एक जो मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं वो अक्सर ये करते हैं कि अपने हम मज़ाहिब लोगों को मजहबी स्लोगन्स, मजहबी सिंबल्स और मजहबी जज्बात को उभारने की कोशिश करके वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसका जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, डे टू डे लाइफ में हमने देखा, फिर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में क्या होता है, फिर कम्युनल माइंडसेट जब सियासत में आता है तो वो कैसे मजहब को इस्तेमाल करता है। लेकिन इसका जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो है कम्युनल राइट्स। जब ये तस्वुर आता है, फियर भी आ गया, डे टू डे लाइफ में भी आ गया, फिर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का वो मसला भी आ गया, फिर इट लीड्स टू मैसेकर, कम्युनल राइट्स एंड, यानी मजहबी दंगे होते हैं, मजहब के नाम पर वायलेंस होती है, मजहब के नाम पर राइट्स होते हैं। और इसकी जबरदस्त और बदतरीन मिसाल जो है 1947 में है, जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुए और दूसरी साइड से ये इनका ये डिवीजन भी हो गया। तो उस वक्त हमने देखा कि दोनों तरफ से मजहब के नाम पर, जब मजहब को सियासत में ड्रैग किया गया, जब नेशन को रिलीजन के साथ रिलेट किया गया, तो उस वक्त हमने देखा कि कितने खतरनाक कम्युनल राइट्स उस वक्त हुई। अब देखिए, इन सारी चीजों को बचने के लिए हमारे पास जो ये रास्ता है वो है सेक्युलर स्टेट का। क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी फैथ कम्युनिटीज के लोगों पर ये मतलब हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ बिलीफ्स के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मजहब मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदूज है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन्स है, या बाकी विद इन रिलीजन्स जो फिर सेक्टेरियनिज्म होता है, वो फिर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होती हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। अब देखिए, इसलिए हिंदुस्तान के जो फोर फादर्स हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी थी, उनका मानना यह था कि दे वर अवेयर ऑफ दिस कम्युनल थ्रेट टू द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के जमहूरियत को जो इस कम्युनलिज्म से खतरा है वो उससे बाखबर थी। इसलिए उन्होंने उस वक्त एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदुस्तान के लिए इख्तियार किया। तो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदुस्तान के लिए उन्होंने इसलिए इख्तियार किया ताकि कम्युनलिज्म को कंट्रोल किया जाए, और ये सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान की इस कॉन्स्टिट्यूशन से, हिंदुस्तान के आईन से टपकता है। We find many provisions in the Indian Constitution which are directly reflecting the secular fabric of Indian Constitution, जिससे हिंदुस्तान की आईन का जो सेक्युलरिज्म है वो वाज़ेह तौर पर आया होता है। देखिए कैसे हिंदुस्तान में, मैंने पहले कहा कि मुख्तलिफ रिलीजियस कम्युनिटीज रहते हैं, लेकिन इंडियन स्टेट इज हैविंग नो ऑफिशियल रिलीजन, नो स्टेट रिलीजन। हिंदुस्तान का जो मुल्क है, हिंदुस्तान की जो रियासत है, यहां पर कोई रियासती मजहब नहीं है। जैसे हम देखते हैं श्रीलंका में बुद्धिज्म है, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है, पाकिस्तान में इस्लाम है। तो यहां पे बाज़ाब्ता एक स्टेट रिलीजन होता है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई स्टेट रिलीजन नहीं। दूसरी बात, इसका मतलब यह नहीं है कि इंडियन स्टेट इज अगेंस्ट रिलीजन। नो, देयर इज कंप्लीट फ्रीडम टू प्रोफेस, टू प्रोपगेट एंड टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन।
ہندوستان میں رہنے والا انسان، ہندوستان میں رہنے والا سٹیزن کسی بھی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے، کسی بھی مذہب کو پروفیس کر سکتا ہے اور پروپیگیٹ کر سکتا ہے، دوسروں تک اس مذہب کی میسج کو پہنچا سکتا ہے. اس پر کوئی کانسٹیٹیوشنلی اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. دیٹ از فریڈم آف ریلیجن. اور تیسری بات، مذہب کے نام پر کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ریلیجن کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں تو کل آپ اگر کسی بھی پولیٹیکل آفس کو ایکوائر کرتے ہیں یا کبھی سیاست میں آتے ہیں یا کبھی کسی بھی ایڈمنسٹریٹو یا پولیٹیکل آفس کو آپ پہنچ سکتے ہیں، آپ کا ریلیجن آپ کو اس کے لیے مانے نہیں ہوگا. بیکاز انڈین کانسٹیٹیوشن ڈز ناٹ ڈسکریمنیٹ آن دا بیسس آف ریلیجن. ہندوستان کے آئین میں کسی بھی شخص کو مذہب کے نام پر ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کسی کی بھی مذہب کا آدمی یہاں پر کسی بھی پوسٹ کو ایکوائر کر سکتا ہے. اب دیکھیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ اور ریلیجن کے بیچ میں کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن نے حکومت کو یہ حق دیا ہے، گورنمنٹ کو یہ حق دیا ہے کہ وہ کسی بھی مذہبی مسئلے میں اس وقت انٹرفیئر کر سکتا ہے جب اسے لگے کہ کوئی مذہبی مسئلہ ہیومن رائٹس وائلیشن کرتا ہے یا کسی مذہبی مسئلے سے ایکویلٹی کا مسئلہ نہیں رہتا ہے، یعنی ایکویلٹی نہیں رہتی ہے. تو اس انیکویلٹی اور انیکویلٹی کو ختم کرنے کے لیے اور جسٹس کو انشور کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن نے اسٹیٹ کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مذہبی معاملات، مثال کے طور پر ہندوستان میں ایک انٹچیبلٹی کا مسئلہ ہے تو کانسٹیٹیوشن نے باضابطہ وہ نل اینڈ وائڈ قرار دیا ہے، اس پر بین لگائی ہے. یا اسی طریقے سے فیمیل انفینٹیسائڈ یا اسی طریقے سے ستی سسٹم ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے. اس وقت جب اسٹیٹ کو لگے کہ مذہب حقوق مطلب انسانی بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے یا مذہب کی وجہ سے انصاف میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، تو اس وقت اسٹیٹ مذہبی معاملات میں انٹرفیئر کر سکتی ہے. تو یہ چار چیزیں ہمیں اس میں یاد رکھنی ہے. نمبر 1 is there is no state religion. Number 2 is there is freedom of religion. Number 3 is there is no discrimination on the basis of religion. Number 4 is that constitution allows state to interfere and intervene in religious matters when it is related to inequality or injustice. اب دیکھیے، سیکولر کانسٹیٹیوشن کافی نہیں ہے. It is essential, it is necessary to ensure the equality of all equality among all religious communities. لیکن یہ sufficient نہیں ہے. It is not sufficient. We must ہمیں چاہیے کہ ہم اس مذہبی منافرت کو، اس کمیونلزم کو، اس مذہبی تنگ نظری کو بنیاد ڈے ٹو ڈے لائف میں کنٹرول کریں، اس کو سیاسی پلیٹ فارم میں سیاست میں انٹرفیئر کرنے سے روکیں، پولیٹیکل ایرینا میں اس کو آنے سے روکیں تاکہ لوگوں کو مذہب کے نام پر سیاست میں بھٹکایا نہ جائے، مذہبی معاملات کو، مذہبی جذبات کو، مذہبی سمبلز کو سیاست میں دھکیلا نہ جائے، اور تاکہ ہمارا ملک کمیونل رائٹ سے، کمیونل ٹینشن سے، کمیونلزم کے اس ناسور سے بچا رہے. تھینک یو.